एक ऐसी जॉइंट फैमिली की कल्पना करते हैं जहां किसी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। मतलब सबकी भाषा अलग है, खान पान अलग है और सोच तो बिल्कुल ही अलग है। पर फिर भी एक बेहद सख्त और गुस्से वाले मुखिया ने सबको जबरदस्ती एक ही छत के नीचे बांध कर रखा है। हाँ, और कोई आपस में बात नहीं करता, बस उस मुखिया के डर से सब चुपचाप रह रहे हैं। एकदम घुटन वाला माहौल। एग्जैक्टली चुपचाप रह रहे हैं। और इस कल्पना को अगर हम इतिहास के नक्शे पर रखें ना, तो 19th सेंचुरी से पहले के यूरोप की तस्वीर लगभग ऐसी ही थी। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। वहाँ आज के जैसे अलग अलग देश नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल एम्पायर्स थे। जैसे आपका हब्सबर्ग एम्पायर हो गया, ऑटोमन एम्पायर या फिर रशियन एम्पायर। राइट। इन एम्पायर्स के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले और अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले लोग एक ही एब्सोल्यूट मोनार्क के अधीन रहते थे, यानी एक निरंकुश राजा जिसके पास सारी पावर है। उनके बीच आपस में कोई शेयर्ड हिस्ट्री या कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। मतलब एक हंगेरियन बोलने वाला और एक जर्मन बोलने वाला सिर्फ इसलिए साथ थे क्योंकि उनका राजा एक था। बस वही एक लिंक था उनके बीच। हाँ, बस राजा एक था। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हम उस जबरदस्ती की जॉइंट फैमिली के टूटने की कहानी पर चर्चा करेंगे। जो श्रोता यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तह तक जाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट छिपा है। जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10 के पहले चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आखिर क्या समझाया गया है, क्योंकि ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं, ये हवा में नहीं बन गए। बिल्कुल हवा में नहीं बने। इसके पीछे एक लंबा ऐतिहासिक संघर्ष था। एक नेशन स्टेट उन दोस्तों के ग्रुप की तरह होता है जो अपनी मर्जी, अपनी मिलीजुली पहचान और शेयर्ड हिस्ट्री की वजह से एक छत के नीचे साथ रहना चाहते हैं, ना कि किसी डर से। सही कहा। और इस परिवर्तन को समझने के लिए ना उस दौर की एक बेहद मशहूर तस्वीर से शुरुआत करना सबसे बेहतर होगा। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई थी। हाँ, वो यूटोपियन वाली तस्वीर। हाँ, एग्जैक्टली। उन्होंने एक यूटोपियन दुनिया की कल्पना की थी। अब यूटोपियन यानी एक ऐसी आदर्श दुनिया जो शायद असलियत में एग्जिस्ट ही ना करे, इतनी परफेक्ट हो। उनके प्रिंट में दिखाया गया था कि यूरोप और अमेरिका के लोग अलग अलग क्लासेस और एजेस के एक लंबी लाइन में चल रहे हैं, और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते हुए उसे सम्मान दे रहे हैं ना। जी बिल्कुल। और उस तस्वीर में एक और दिलचस्प बात ये थी कि जमीन पर पुराने एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के प्रतीक, यानी जो निरंकुश राजतंत्र था, उसके सिंबल्स टूटे फूटे पड़े थे। वाह। और लोग अपने अपने नेशनल फ्लैग्स और कॉस्ट्यूम्स के साथ डिस्टिंक्ट नेशंस के रूप में खड़े थे। पर हैरानी की बात यह है कि 1848 में जर्मनी जैसा देश तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, फिर भी उस आर्टिस्ट ने उन्हें एक यूनाइटेड नेशन के रूप में पेंट किया। वही तो बात है, ये एक सपना था, एक विजन था उनका। लेकिन ये सपना जमीन पर कब उतरा? मतलब मल्टीनेशनल एम्पायर्स के इस आधुनिक नेशन स्टेट में बदलने की जो आग थी, वो सबसे पहले कहाँ लगी? इसका सबसे स्पष्ट और ऐतिहासिक जवाब हमें 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन में मिलता है। फ्रांस उस वक्त एक एब्सोल्यूट मोनार्क के अधीन था, लेकिन इस क्रांति के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये था कि सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता राजा के हाथों से निकलकर आम जनता के पास चली गई। जनता के पास? राइट। क्रांतिकारियों ने ये घोषणा कर दी कि अब से देश की किस्मत वहां के नागरिक तय करेंगे। एक इंसान अब किसी राजा की प्रजा यानी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं था, वो अब देश का नागरिक यानी सिटीजन बन गया था। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट था लोगों के लिए। और मुझे लगता है यहीं पर मॉडर्न नेशनलिज्म का जन्म होता है, क्योंकि एक नई नेशनल आइडेंटिटी को आकार देने के लिए क्रांतिकारियों को कुछ नए विचार और प्रतीक तो चाहिए ही थे। बिल्कुल। उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के नारे दिए। हाँ, और नए सिंबल्स लाए गए। जैसे पुराने रॉयल झंडे को हटाकर एक नया ट्राइकलर फ्लैग लाया गया। ला पैट्री यानी फादरलैंड और लेसितोया यानी सिटीजन, इन शब्दों का इस्तेमाल शुरू हुआ ताकि लोगों को लगे कि वो एक यूनाइटेड कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जिनके पास इक्वल राइट्स हैं। ये एक कलेक्टिव बिलोंगिंग का आइडिया था। राइट। नए नेशनल एंथम्स बनाए गए, शहीदों की याद में कस्में खाई गईं, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया और
जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको दबाकर फ्रेंच भाषा को कॉमन लैंग्वेज बनाया गया। इन सभी बदलावों का मकसद सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था, बल्कि सोच बदलना था। फ्रेंच क्रांति ने दुनिया को यह समझाया कि देश कोई मिट्टी का टुकड़ा या जमीन की बाउंड्री नहीं, बल्कि देश उसके नागरिक होते हैं। नागरिक होते हैं, बिल्कुल। जब तक लोगों के अंदर ये भावना नहीं आएगी कि ये देश उनका है, तब तक नेशनलिज्म नहीं बन सकता। एक इंटरनल यूनिटी बनाने के लिए उन्होंने इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज खत्म कर दी और वेट्स और मेजर्स का एक यूनिफॉर्म सिस्टम लागू किया। चलिए इस पर थोड़ा और विचार करते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है मेरे दिमाग में, क्या नए झंडे, गाने और भाषा सच में एक आम इंसान की सोच और निष्ठा को बदल सकते हैं? अच्छा सवाल है। या फिर ये उस दौर की एक बेहद शातिर पॉलिटिकल मार्केटिंग थी? क्योंकि पावर तो अभी भी किसी न किसी नेता या रेवोल्यूशनरी के हाथ में जा ही रही थी ना। एक आम किसान को इस बात से क्या फर्क पड़ता था कि टैक्स राजा ले रहा है या नहीं सरकार? देखिए, ये पॉलिटिकल मार्केटिंग जरूर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर नेशनलिज्म को जमीन पर उतारने के लिए ये बेहद जरूरी भी थी। बिना इन नए सिंबल्स के एक आम किसान या मजदूर जो अपने छोटे से गांव के बाहर कुछ नहीं जानता, उसे पूरे देश के साथ एक इमोशनल धागे में बांधना लगभग नामुमकिन था। मतलब एक शेड आइडेंटिटी देनी जरूरी थी। एग्जैक्टली। इन प्रतीकों ने उन्हें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दी, और ये आइडेंटिटी सिर्फ फ्रांस की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। जब फ्रेंच आर्मीज दूसरे देशों में गईं, तो उन्होंने इन नेशनलिस्ट आइडियाज को अपने साथ बाहर भी फैलाया। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही मशहूर किरदार की, नेपोलियन बोनापार्ट की। जी हाँ, नेपोलियन नई नेशनल आइडेंटिटी को यूरोप के कोने कोने तक पहुंचाने वाला शख्स। उसने 1804 में अपना मशहूर नेपोलियनिक कोड, जिसे सिविल कोड भी कहते हैं, लागू किया था। इसने फ्यूडल प्रिविलेजेस खत्म कर दिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एस्टैब्लिश की और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। और इतना ही नहीं, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंपल बनाया, पेजेंट्स को सर्फडम और मेनोरियल ड्यूज से आज़ाद किया और ट्रांसपोर्ट तथा कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बेहद बेहतर बनाया। ट्रेड और बिजनेस के लिए तो ये रिफॉर्म्स किसी वरदान से कम नहीं थे। अगर उस वक्त के किसी बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से हम देखें तो उसे अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग कानून नहीं झेलने पड़ते थे। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और कॉमन करेंसी ने इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट किया। बिल्कुल किया, लेकिन अब देखिए यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है जो यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत काम आता है। वो क्या? शुरू में जिन इलाकों में जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड या मिलान में फ्रेंच आर्मीज का हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी बोलकर स्वागत हुआ था ना, वही जोश जल्दी गुस्से और विरोध में बदल गया। यही वो पॉइंट है जहां वो विरोधाभास नजर आता है। नेपोलियन ने फ्रीडम्स तो दी, पर पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली उसने। हाँ, एग्जैक्टली। भारी टैक्सेशन, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप और सबसे बड़ी बात फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, यानी जबरदस्ती लोगों को फ्रेंच सेना में भर्ती करना ताकि बाकी यूरोप को जीता जा सके। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नेपोलियन ने अनजाने में ही उस नेशनलिज्म को जन्म दे दिया, जिसने आगे चलकर खुद उसी का अंत कर दिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसने लोगों को अपने राइट्स का एहसास भी करवाया, पर जब उन राइट्स को कुचला तो वही लोग उसके खिलाफ एकजुट हो गए। ये एकदम सटीक तजुर्बा था उस दौर का। नेपोलियन ने जिन्हें आज़ाद किया, उन्हीं पर जब कंट्रोल करना चाहा, तो उन लोगों ने अपनी खुद की नेशनल आइडेंटिटी ढूंढनी शुरू कर दी। वो फ्रेंच डोमिनेशन से आज़ादी चाहने लगे। राइट। लेकिन 1815 में जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई, तो यूरोप की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा यू टर्न आता है। पुराने राजवाड़े और राजा वापस ताकत में आ गए। इसने एक भारी विचारधारात्मक टकराव यानी आइडियोलॉजिकल क्लैश को जन्म दिया। जी, 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना। यहाँ कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवादिता की पूरी तरह से वापसी होती है। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के रिप्रेजेंटेटिव्स वियना में मिले। उनका मुख्य मकसद तो वही था ना, कि नेपोलियन द्वारा किए गए बदलावों को मिटा देना और पुराने मोनार्कीज को दोबारा स्थापित करना। हाँ, बिल्कुल। फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी वापस आ गई, जिसे रेवोल्यूशन के दौरान हटा दिया गया था। इन कंजर्वेटिव रिजीम्स ने आते ही सेंसरशिप लगाई, डिसेंट को दबाया और ऑटोक्रेसी को दोबारा मजबूत किया। जनता के सवाल उठाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। एक तरह से घड़ी की सुई को पीछे घुमाने की कोशिश थी। पर समाज थोड़े ना पीछे जाने को तैयार था। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यूरोप में एक नया एजुकेटेड मिडिल क्लास उभर चुका था, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स शामिल थे।
ये नया मिडिल क्लास पुराने अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस के सख्त खिलाफ था। और यही लोग लिबरल नेशनलिज्म की मांग कर रहे थे। लिबरलिज्म का उनके लिए मतलब था इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ और गवर्नमेंट बाय कंसेंट। यानी ऐसी सरकार जो लोगों की मर्जी से चले। राइट। वो चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और पार्लियामेंट के जरिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चले। और इस लिबरल नेशनलिज्म का न सिर्फ एक पॉलिटिकल पहलू था, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक यानी इकोनॉमिक पहलू भी था। जैसे जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का ही उदाहरण लेते हैं। 19th सेंचुरी के पहले हिस्से में वहाँ 39 अलग अलग स्टेट्स थे। बाप रे, 39 स्टेट्स। हाँ, और हर स्टेट की अपनी करेंसी, अपने वेट्स और मेजर्स थे। एक मर्चेंट को हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने में 11 कस्टम्स बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते थे। अरे, और हर जगह टैक्स देना पड़ता था। सोचिए, एक ट्रेडर का कितना वक्त और पैसा सिर्फ बॉर्डर्स पे टैक्स देने में बर्बाद होता होगा। वो तो बेचारा टैक्स देते देते ही थक जाएगा। एग्जैक्टली। इसे सॉल्व करने के लिए 1834 में प्रशिया की पहल पर ज़ोलोवेराइन नाम का एक कस्टम्स यूनियन बनाया गया। और इस ज़ोलोवेराइन ने टैरिफ बैरियर्स को पूरी तरह हटा दिए और करेंसीज की गिनती 30 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी। इस कदम ने एक बेहद जरूरी आर्थिक एकता को जन्म दिया, जो आगे चलकर राजनीतिक एकता का आधार बनी। अगर इस बात को एक आसान मॉडर्न एनालॉजी से समझें, तो ज़ोलोवेराइन एक तरह से उस जमाने का यूनिफाइड यूपीआई सिस्टम था। ओह, यूपीआई सिस्टम। कैसे? देखिए, जैसे आज यूपीआई ने अलग अलग बैंक्स और प्लेटफॉर्म्स को एक सीमलेस इकोनॉमिक धागे में बांध दिया है ना, वैसे ही ज़ोलोवेराइन ने अलग अलग जर्मन राज्यों के व्यापारियों को एक आर्थिक एकता में बांध दिया। उन्हें समझ आ गया कि बॉर्डरलेस ट्रेड उनके फायदे में है। क्या बात है, बहुत अच्छी एनालॉजी दी आपने। और यह आर्थिक एकता राजनीतिक तौर पर एक होने से बहुत पहले आ चुकी थी। इकोनॉमी ने नेशन बिल्डिंग का फाउंडेशन एक तरह से तैयार कर दिया था। बिल्कुल। आर्थिक आज़ादी ने लोगों को वाकई ये रियलाइज करवाया कि एक बड़ा यूनिफाइड देश बनाना उनके व्यापार और तरक्की के लिए जरूरी है। और जब कंजर्वेटिज्म की सख्ती और इस लिबरल मिडिल क्लास की आज़ादी की मांग आमने सामने आई, तो 1830 और 1848 के दौर में क्रांति की बड़ी लहरें उठीं। गुप्त संस्थाएं यानी सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगीं ताकि मोनार्कीज को उखाड़ फेंका जा सके और एक यूनिफाइड रिपब्लिक बनाई जा सके। 1848 का साल तो खास तौर पे उथल-पुथल वाला था। फ्रांस में राजा लुई फिलिप को भागना पड़ा और एक रिपब्लिक डिक्लेयर हुई। वहीं जर्मनी में एजुकेटेड मिडिल क्लास ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एक साथ आकर एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने की कोशिश की। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट किया। पर जब उन्होंने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को क्राउन ऑफर किया, तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने बाकी राजाओं के साथ मिलकर सेना की मदद से इस मूवमेंट को दबा दिया। और इसकी एक वजह ये भी थी ना कि इस मिडिल क्लास ने वर्कर्स और पेजेंट्स की डिमांड्स को इग्नोर किया था। तय पकड़ा आपने, क्योंकि उन्होंने लोअर क्लासेस को इग्नोर किया, इसलिए उनका मास सपोर्ट भी चला गया और सेना के सामने वो टिक नहीं पाए। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ये नाकामी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इसने लिबरल्स को दिखा दिया कि सिर्फ बहस करने और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से देश नहीं बदलते। हाँ, पर यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है। देश बनाने की ये कोशिश सिर्फ तलवारों, सेनाओं या पार्लियामेंट्स में नहीं लड़ी जा रही थी। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कल्चर के जरिए लड़ा जा रहा था, जिसे हम रोमांटिक नेशनलिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं। रोमांटिक नेशनलिज्म यानी इसमें इमोशंस का बड़ा रोल था। एग्जैक्टली। रोमांटिक आर्टिस्ट्स और पोएट्स ने लॉजिक और साइंस को रिजेक्ट कर दिया था। वो इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पर फोकस कर रहे थे। उनका मानना था कि सच्ची नेशनल आइडेंटिटी कॉमन कल्चर और शेयर्ड हेरिटेज से बनती है, ना कि सिर्फ राजनीति से। यहाँ एक नया नजरिया सामने आता है। अक्सर लगता है कि देश सेना और राजनेताओं से बनते हैं, पर इन उदाहरणों से लगता है कि एक कवि या एक कहानी सुनाने वाला उस वक्त एक ओप्रेसिव एम्पायर के लिए किसी सैनिक से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। बिल्कुल। जैसे जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स का उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने सालों तक गांव-गांव घूमकर जर्मन फोक टेल्स इकट्ठा की। उनका मकसद सिर्फ बच्चों को कहानियां सुनाना थोड़ी ना था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उन कहानियों के जरिए दिखाना चाहते थे कि एक प्योर जर्मन स्पिरिट एग्जिस्ट करती है, जो फ्रेंच डोमिनेशन से अलग और बेहतर है। ये एक आइडेंटिटी बनाने का तरीका था। भाषा और कल्चर किस तरह एक हथियार बन सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण पोलैंड है। श्रोताओं को शायद पता हो, पोलैंड उस वक्त नक्शे पर एक आजाद देश नहीं था। उसे रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने आपस में बांट लिया था। और जबरदस्ती रशियन लैंग्वेज थोप दी गई।
इसके खिलाफ क्लर्जी और बाकी लोगों ने पोलिश भाषा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। चर्च की गैदरिंग्स में पोलिश बोलना एक तरह का पॉलिटिकल रेजिस्टेंस यानी विरोध का तरीका बन गया था। सही कहा। कारोल कुरपिंस्की जैसे संगीतकारों ने अपने ओपेराज और म्यूजिक के जरिए नेशनल स्ट्रगल को जिंदा रखा। भाषा और संगीत ने उन्हें अंदर से एकजुट रखा, भले ही उनका देश बाहर से उनसे छीन लिया गया था। तो कल्चर ने लोगों के दिलों में जमीन तो तैयार कर दी थी, लेकिन जब 1848 में मिडिल क्लास की डेमोक्रेटिक क्रांतियां नाकाम हो गईं, तो देश बनाने यानी नेशन बिल्डिंग का तरीका पूरी तरह बदल गया। अब आइडियलिस्टिक रेवोल्यूशनरीज और पोएट्स की जगह ऐसी शक्तियों ने ले ली जिन्हें रियल पॉलिटिक्स समझ आती थी। रियल पॉलिटिक यानी आदर्शों, इमोशंस या नैतिकता पर नहीं, बल्कि व्यवहारिक ताकत और जरूरत के आधार पर राजनीति करना। क्रांतिकारियों की जगह अब कंजर्वेटिव एलिट्स ने ले ली थी। और यहां से शुरू होता है इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन, लेकिन एक अलग और बेहद प्रैक्टिकल अंदाज में। हाँ, अगर हम इटली की बात करें तो वो 7 अलग-अलग स्टेट्स में बटा हुआ था। सिर्फ एक स्टेट, सार्डिनिया पीडमोंट, किसी इटालियन प्रिंसली हाउस के पास था। बाकी हिस्से ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स, पोप और स्पेनिश बर्बन किंग्स के अधीन थे। इटली के यूनिफिकेशन में 3 अलग फोर्सेस का एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मिश्रण देखने को मिलता है। पहले थे जुजेप्पे मजीनी, जिन्होंने 1830s में एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक की विचारधारा और आइडियोलॉजी तैयार की। पर सिर्फ आइडियोलॉजी से देश तो बनेगा नहीं। आइडियोलॉजी से आगे बढ़ने के लिए जरूरत थी डिप्लोमेसी की, और ये लेकर आए काउंट कवूर। ये सार्डिनिया पीडमोंट के चीफ मिनिस्टर थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये ना तो क्रांतिकारी थे, ना ही डेमोक्रेट थे। असल में ये इटालियन से ज्यादा अच्छी तो फ्रेंच बोलते थे। एग्जैक्टली। पर इनकी डिप्लोमेसी बेहद चतुर थी। उन्होंने देखा कि अकेले ऑस्ट्रिया को हराना नामुमकिन है, तो उन्होंने फ्रांस के साथ एक टैक्टफुल डिप्लोमैटिक अलायंस बनाया। इस अलायंस के दम पर 1859 में उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया और नॉर्दर्न इटली को आजाद करवा लिया। और तीसरा किरदार निभाया जुजेप्पे गारिबाल्डी ने, जिन्होंने अपने आर्म्ड वॉलंटियर्स, जिन्हें रेड शर्ट्स कहा जाता था, उनके साथ मिलकर साउथ इटली और 2 सिसिलीज में मार्च किया। उन्होंने लोकल किसानों का मास सपोर्ट जीता और स्पेनिश रूलर्स को वहां से खदेड़ दिया। इन तीनों, मजीनी की आइडियोलॉजी, कवर की शातिर डिप्लोमेसी और गारिबाल्डी के पॉपुलर अपराइजिंग के मिलने से ही 1861 में विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया। ये नेशन बिल्डिंग की सच में एक मास्टर क्लास थी। पर जर्मनी का प्रोसेस तो इससे भी ज्यादा टॉप डाउन अप्रोच था, जहां लोकतंत्र का कोई नामो निशान नहीं था। बिल्कुल। 1848 की लिबरल नाकामी के बाद प्रशिया ने जर्मन यूनिफिकेशन का बीड़ा उठाया। यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। हाँ, उन्हें इस पूरे प्रोसेस का आर्किटेक्ट कहा जाता है, जिन्होंने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करके वो कर दिखाया जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के पढ़े लिखे लिबरल्स नहीं कर पाए थे। क्योंकि बिस्मार्क रियल पॉलिटिक के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। उन्हें पता था कि बातों और रेजोल्यूशन से कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ब्लड एंड आयरन यानी रक्त और लोहे की नीति अपनाई। सही बात है। 7 साल के भीतर उन्होंने बहुत ही सोच समझकर 3 बड़े युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। और उन्होंने इन देशों को इस तरह आइसोलेट किया कि हर युद्ध में प्रशिया की ही जीत हुई। जैसे फ्रांस के खिलाफ उन्होंने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की जिससे सदर्न जर्मन स्टेट्स को डर लगे और वो खुद प्रोटेक्शन के लिए प्रशिया के साथ आकर मिल जाएं। ये बहुत ही कैलकुलेटेड मूव्स थे। इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है, खासकर यूपीएससी आंसर राइटिंग के लिए, जिसको शुरू में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर आम जनता की आज़ादी और डेमोक्रेसी का सपना माना जा रहा था। उससे बिस्मार्क जैसे महानायक ने एक चेस गेम की तरह खेला। नेशनलिज्म को एक प्योर डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरह नहीं, बल्कि अपनी कंजर्वेटिव पावर को बढ़ाने और मिलिट्री डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। जनवरी 1871 में वर्साई के पैलेस में एक ठंडी सुबह प्रशियन किंग विलियम I को जर्मन एम्परर प्रोक्लेम किया गया। देश तो बन गया, पर पावर आम जनता के हाथ में आने की बजाय कंजर्वेटिव एलीट्स और सेना के हाथ में चली गई। ये विरोधाभास ही डीप हिस्टोरिकल एनालिसिस का मुख्य बिंदु है। नेशनलिज्म हमेशा लिबरल और डेमोक्रेटिक नहीं होता। लेट 19th सेंचुरी आते आते नेशनलिज्म अपना आइडियलिस्टिक रूप खो चुका था और एक नैरो एग्रेसिव क्रीड बन गया था। अब देश बन चुके थे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए दूसरों को दबाना था।
और इस एग्रेसिव नेशनलिज्म का सबसे भयानक नतीजा हमें बॉल्कन्स में देखने को मिलता है, जिसने आगे चलकर पूरे यूरोप को तबाही के रास्ते पर ला खड़ा किया। जी, बाल्कन्स का इलाका, जिसमें आज के रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, सर्बिया जैसे देश आते हैं। यहाँ के लोगों को ब्रॉड टर्म में स्लाव्स कहा जाता था। ये पूरा इलाका बहुत लंबे समय तक ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। लेकिन जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ने लगा और रोमांटिक नेशनलिज्म के विचार इस रीजन में फैले, ये इलाका लिटरली एक बारूद के ढेर में बदल गया। हर एक एथनिक ग्रुप अपनी आज़ादी की मांग कर रहा था। और इस मांग का आधार क्या था? उन्होंने अपनी हिस्ट्री का हवाला दिया। उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि वो पहले आज़ाद थे और बाद में इन फॉरेन पावर्स ने उन्हें सबजुगेट किया। इसलिए उनका स्ट्रगल अपनी खोई हुई आज़ादी वापस पाने का स्ट्रगल था। लेकिन समस्या ये थी कि ये सारे नए उभरते हुए बॉल्कन स्टेट्स एक दूसरे से फियर्सली जेलस थे। हर कोई दूसरे की कीमत पर अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहता था। एक दूसरे पर हावी होने की इस होड़ ने वहां भारी इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी। और इस आग में घी डालने का काम किया यूरोप की बड़ी ताकतों ने। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब उस वक्त बड़ी इंपीरियलिस्ट पावर्स थे। इनके अपने आर्थिक और मिलिट्री इंटरेस्ट्स थे वहां। बिल्कुल, हर बड़ा देश चाहता था कि बाल्कन्स पर उसका कंट्रोल हो और बाकी सब पीछे हट जाएं, ताकि वहां के ट्रेड रूट्स और रिसोर्सेज पर कब्जा किया जा सके। कॉम्पीटिंग नेशनलिस्टिक एम्बिशंस, यानी आपस में आगे निकलने की चाह, और बड़े देशों के इंपीरियलिज्म की इस टक्कर ने सिचुएशन को कंप्लीटली अनमैनेजेबल बना दिया। इसी सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स का आखिरी नतीजा था 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का छिड़ जाना। जी, नेशनलिज्म जो शुरू में लोगों को एब्सोल्यूट मोनार्कीज से आज़ाद करने का एक जरिया था, वो अब इंपीरियलिज्म के साथ जुड़कर पूरे यूरोप को एक ग्लोबल डिजास्टर की तरफ ले गया। किस तरह एक लिबरेटिंग आदर्श एक तबाहकुन ताकत में बदल सकता है, ये इस बात का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सबूत है। इससे एक बेहद गहरा सवाल उठता है दिमाग में। क्या नेशनल आइडेंटिटी हमेशा एक मासूम आज़ादी की लड़ाई के रूप में शुरू होती है, पर अंत में दूसरों पर हावी होने यानी डोमिनेशन की आकांक्षा में बदल जाती है? फ्रेंच रेवोल्यूशन की इक्वालिटी और लिबर्टी से शुरू होकर कहानी देखिए कैसे WW1 के मास डिस्ट्रक्शन तक पहुंच जाती है। वाकई इस विस्तृत चर्चा का अगर निचोड़ निकालें, खासकर जो UPSC के संदर्भ में तैयारी कर रहे हैं, तो ये साफ है कि यूरोप में नेशनलिज्म का विकास एक लीनियर या सीधा रास्ता नहीं था। ये एक लंबा और कॉम्प्लेक्स ऐतिहासिक प्रोसेस था। इसमें अलग-अलग फेजेस थे। हाँ, इसमें 1789 की क्रांति के आदर्श थे, 1848 के लिबरल मिडिल क्लास की नाकाम कोशिशें थी, कल्चर, लैंग्वेज और लिटरेचर का डीप साइकोलॉजिकल योगदान था, ज़ोलवाइन जैसे आर्थिक बदलाव थे, और अंत में कवूर और बिस्मार्क की रियल पॉलिटिक और वॉर्स भी थे। इन सब के मिलने से ही नक्शे पर मॉडर्न नेशन स्टेट्स उभर कर आए। सबसे बड़ी बात, इसने पॉलिटिकल लेजिटिमेसी यानी राजनीतिक वैधता का आधार पूरी तरह बदल दिया। पहले पावर का सोर्स एक राजा का दिव्य अधिकार या डिवाइन राइट माना जाता था। नेशनलिज्म ने इस पावर को शिफ्ट करके सिटीजन्स और नेशंस पर केंद्रित कर दिया। जी, और इसके दोनों पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है। कैसे इसने नागरिकों को पुराने एम्पायर से आज़ादी दी और कैसे इसी ने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और इंपीरियलिज्म को भी बढ़ावा दिया। इसका रूप हमेशा एक सा नहीं रहा। ये इस बात का प्रमाण है कि आइडियाज कैसे समय और हालात के हिसाब से आकार बदलते हैं। सही बात है। एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो आज हमें बिल्कुल नेचुरल लगता है, वो वास्तव में हजारों संघर्षों, विरोधाभासों और स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइजेस से घड़ा गया है। उटोपियन सपनों से लेकर रक्त और लोहे की नीति तक का ये सफर बेहद हैरानगेज है। बिल्कुल। तो 19वीं सेंचुरी के उस नेशनलिज्म ने उन पुराने मल्टीनेशनल एम्पायर्स की उस जबरदस्ती की जॉइंट फैमिली को तोड़कर मैप पर पक्की लकीरें खींच दी। उन्होंने आज की तय सीमाओं यानी बॉर्डर्स वाले देश बनाए। लेकिन आज की 21वीं सेंचुरी की इस डिजिटल और ग्लोबलाइज दुनिया में, जहां इंटरनेट, ट्रेड और सोशल मीडिया ने जहन में बनी सारी बॉर्डर्स लगभग मिटा दी हैं, वहां भविष्य में इन फिजिकल नेशन स्टेट्स की अहमियत क्या रह जाएगी? बहुत ही गहरा विचार है ये। क्या दुनिया फिर से एक ऐसी बॉर्डरलेस स्थिति की तरफ बढ़ रही है जहां आवाजें और आर्थिक लेनदेन सीमाओं से नहीं रुकते? ये एक ऐसी सोच है जो देश और सीमाओं की पूरी परिभाषा पर नए सिरे से विचार करने पर मजबूर कर देती है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना।